बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। ये क्या हो रहा था, क्या मामला है? पुलिस पार्टी के इंचार्ज ने बारी बारी हम सब की तरफ देखते हुए कहा। ये लोग मुझे और मेरे साथी को लूटना चाहते थे। ऑफिसर वो शख्स बोल ही पड़ा जिसकी कलाई मैंने तोड़ दी थी। हम लोग चांगई एयरपोर्ट से निकल रहे थे कि इस आदमी ने इन दो खूबसूरत औरतों का लालच देकर हमें अपने पीछे आने का इशारा किया और यहाँ इस वीराने में आकर हमें लूटने की कोशिश की। मुजाहमत करने पर ये हमसे उलझ पड़े, मेरे बाजू की हड्डी तोड़ दी। मैं बहुत अजियत में हूँ। अगर आप लोग ना आ जाते तो ये हम में से एक को या दोनों को खत्म कर देता। जानकी और ताई तो इसकी बात सुनकर सन्नाटे में आ गई। मैं अलबत्ता मुस्कुराए बगैर नहीं रह सका था। भागने वाला कौन था? पुलिस ऑफिसर ने इससे पूछा। मेरा साथी था, वो अगर ना भागता तो ये इसे मार डालते। इस शख्स ने जवाब दिया। क्या ये ठीक कह रहा है? पुलिस ऑफिसर मुझे घूरने लगा। तुम कौन हो और ये औरतें कौन हैं? मेरा ख्याल है कि इसे और हम दोनों को पुलिस स्टेशन ले चलो, वहीं चलकर फैसला होगा कि हकीकत क्या है। मैंने जवाब दिया। वो पुलिस ऑफिसर चंद लम्हे घूरता रहा, फिर अपने एक साथी को इशारा किया। इसने आगे बढ़कर मेरे और इस आदमी के लिबास थपथपाए। मेरी पिंडली पर बंधा हुआ खंजर इसके कब्जे में चला गया। पुलिस वाले को वो खंजर भी मिल गया जो कार से कुछ दूर पड़ा था। थाई ने वो पिस्तौल इस तरह छुपाया था कि पुलिस वालों को इसका पता भी न चल सका। हमारी कार का एक टायर ब्रस्ट हो चुका था। हम तीनों को पुलिस कार की पिछली सीट पर बिठा दिया गया, जबकि दो पुलिस वाले इस शख्स के साथ इसकी नीली फियाट में बैठ गए। लोयांग पुलिस स्टेशन तक पहुंचने में चंद मिनट से ज्यादा नहीं लगे थे। इस वक्त शाम के 8 बज चुके थे। पुलिस स्टेशन में खासी गहमा गहमी थी। मैंने जाते ही एक सीनियर ऑफिसर से मुलाकात की और अपना तारुफ कराने के बाद इसे सूरत हाल से आगाह किया। वो ऑफिसर सब इंस्पेक्टर था और इंस्पेक्टर चियांग शू की मातहती में रह चुका था। इसने फौरन ही टेलीफोन पर इंस्पेक्टर चियांग शू को इतला दे दी। इंस्पेक्टर चियांग शू ने मुझसे भी बात की और फिर कई मिनट तक सब इंस्पेक्टर से बात करता रहा। सब इंस्पेक्टर ने फोन बंद कर दिया और हमें एक दूसरे कमरे में ले आया जहाँ सलीके का फर्नीचर लगा हुआ था। हमें वहाँ बिठाकर इसने हमारे लिए चाय मंगवा ली और खुद दफ्तर वाले कमरे में चला गया। इंस्पेक्टर चियांग शू तकरीबन 1 घंटे बाद आया था। इसे एक बार फिर पूरी बात बतानी पड़ी। ठीक है, हम मालूम कर लेते हैं वो कौन है और तुम लोगों का पीछा क्यों कर रहे थे। इंस्पेक्टर चियांग शू कहता हुआ कमरे से निकल गया। हमें तकरीबन 1 घंटा और इस कमरे में बैठना पड़ा और फिर चियांग शू के साथ वो सब इंस्पेक्टर भी कमरे में दाखिल हुआ। तुमने मुझे संत सिंह वाले वाक्य के बारे में नहीं बताया था। चियांग शू ने घूरती हुई नजरों से मेरी तरफ देखा। वो एक मुख्तलिफ मामला था, मैंने आपको बताना जरूरी नहीं समझा। मैंने जवाब दिया। ये दोनों वही गुंडे हैं जिन्होंने संत सिंह को अगवा करके इस पर तशद्दुद किया था। इंस्पेक्टर चियांग शू ने कहा और चंद लम्हों की खामोशी के बाद बताने लगा कि मुरलीधर नामी एक हिंदू पंडित ने भारी मुआवजे पर इनकी खिदमत हासिल की थी और इन्हें रमेश नामी एक और आदमी के पास ले गया था जिसने इन्हें संत सिंह को अगवा करने की जिम्मेदारी सौंपी। इस शख्स ने रमेश नामी दाढ़ी मूंछ वाले जिस शख्स का हुलिया बताया वो 100% दारा पर फिट आता है। मुझे ये समझने में देर नहीं लगी कि दारा इस मर्तबा खुलकर सामने नहीं आया था। हुलिया बदलने के साथ इसने अपना नाम भी बदल लिया। वो लोग संत सिंह को अगवा करके बैकले रोड के एक बंगले में ले गए थे जहां इसे किसी डायरी के बारे में पूछने के लिए तशद्दुद किया गया और बिल आखिर मुर्दा समझकर इसके घर के सामने फेंक दिया गया। इंस्पेक्टर चियांग शू कह रहा था, आज सुबह इन्हें पता चल गया कि संत सिंह जिंदा है। वो अस्पताल की निगरानी करने लगे। रमेश नामी इस शख्स को यकीन था कि तुम अस्पताल जरूर आओगे। रमेश ने इन्हें हुक्म दिया था कि अगर तुम नजर आ जाओ तो तुम्हें अगवा करके बैकले रोड के इस बंगले में पहुंचा दिया जाए। इंस्पेक्टर चियांग शू चंद लम्हों की खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगा। उन्होंने तुम्हें अस्पताल से निकलते देखकर ताक़ुब तो शुरू कर दिया मगर तुम पर हाथ डालने की हिम्मत न कर सके क्योंकि तुम लोग 3 थे। चियांग के होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। जब तुम लोग शहर से बाहर की तरफ निकल गए तो इन्हें हौसला हुआ कि इस निस्बतन गैर आबाद इलाके में तुम लोगों पर काबू पाया जा सकता है और जब तुम्हारी कार गोल्फ कोर्स में दाखिल होकर रुक गई तो उन्होंने तुम पर लोगों पर काबू पाने का फैसला कर लिया। बहुत भोंडा तरीका इख्तियार किया था उन्होंने। मैंने इसके खामोश होने पर कहा। बहरहाल इंस्पेक्टर चियांग शू बोला, एक पुलिस पार्टी इस बंगले पर छापा मारने के लिए जा चुकी है लेकिन मुझे यकीन है कि वहाँ पुलिस को अब कुछ नहीं मिलेगा। इसका दूसरा
दूसरा साथी तकरीबन 2 घंटे पहले गोल्फ कोर्स से भागा था। इसका रुख मेरिडियन चांगई होटल की तरफ था। वहाँ से इसने या तो फोन पर इतला दे दी होगी या टैक्सी वगैरह मिल गई होगी। वो लोग बंगला खाली करके जा चुके होंगे। बहरहाल कोई सुराग तो मिलेगा। चांगशू ने कहा, तुम लोग अब चले जाओ, मैं यहीं रहूंगा। जो भी सूरत हाल होगी तुम्हें फोन पर आगाह कर दूंगा। मेरा खंजर, मैंने कहा, वो मैंने अपनी हिफाजत के लिए रखा हुआ है और हमारी कार भी गोल्फ कोर्स में खड़ी है। इसका एक टायर ब्रस्ट हो गया था, बल्कि गोली मारकर ब्रस्ट कर दिया गया था ताकि हम लोग भाग भी ना सकें। मैं अपनी गाड़ी पर तुम लोगों को भेज देता हूँ। एक कांस्टेबल तुम्हारे साथ जाएगा, वो टायर भी बदल देगा। ये बात सब इंस्पेक्टर ने कही थी, जो अब तक खामोशी से हमारी बातें सुनता रहा था। ठीक है, तुम लोग चलो, मैं फोन पर तुम्हें बता दूंगा, इंस्पेक्टर चांगशू ने कहा। हम इस कमरे से बाहर आ गए। सब इंस्पेक्टर ने मेरा खंजर वापस कर दिया, जिसे मैंने पिंडली पर बंधे हुए होलिस्टर में उड़स लिया और फिर गेट से बाहर आकर हम पुलिस की एक कार में बैठ गए। ड्राइवर एक कांस्टेबल था। हम तकरीबन 10 मिनट में गोल्फ कोर्स में खड़ी हुई अपनी कार के करीब पहुंच गए। मैंने थाई से चाबी लेकर कार की डिक्की खोल दी। कांस्टेबल ने अपनी कार इस तरह खड़ी कर दी कि इसके हेडलैंप्स की रोशनी हमारी कार पर पड़ती रहे। मैंने इस दौरान में अपनी कार की डिक्की से फाजल टायर और जैक वगैरह निकाल लिया। टायर तब्दील करने में 10-12 मिनट से ज्यादा नहीं लगे। हमने कांस्टेबल का शुक्रिया अदा करके इसे रुखसत कर दिया और अपनी कार में बैठ गए। इस वक्त स्टीयरिंग के सामने मैं बैठा था। रात के 11 बजने वाले थे। सड़क पर ट्रैफिक इस वक्त बहुत कम था। जानकी मेरे साथ वाली सीट पर बैठी हुई थी। मैं कोई गलती किए बगैर हल्की रफ्तार से कार चलाता रहा। हमारा रुख चांगई विलेज की तरफ था। हम चांगई सेलिंग क्लब के करीब से नकोल रोड पर मुड़ गए और मलेशिया जजीरे नानजिंग बैलिंग कोर के लिए फेरी टर्मिनल के सामने से होते हुए चांगई कोस्ट रोड पर आ गए। ये सड़क आगे जाकर ईस्ट कोस्ट पार्कवे से जा मिलती थी। ईस्ट कोस्ट पार्कवे से मैं स्टेडियम रोड पर निकल आया और सिंगापुर इन रोड स्टेडियम के करीब कार रोककर ड्राइविंग सीट जानकी के हवाले कर दी और खुद पिछली सीट पर थाई के साथ बैठ गया। आगे शहर का बारौनक इलाका था। मेरे पास क्योंकि लाइसेंस नहीं था, इसलिए मैं ड्राइविंग सीट से हट गया था। हम घर पहुंचे तो रात के 12 बज रहे थे। भूख से बेचैनी सी हो रही थी। जानकी तो हस्बे मामूल बिलबिला रही थी। वो आते ही किचन में घुस गई। इसके थोड़ी ही देर बाद फोन की घंटी बजी तो मैंने अपनी जगह से उठकर रिसीवर उठा लिया। मेरा ख्याल था कि इंस्पेक्टर चांगशू होगा, जो मुझे बैकले रोड वाले बंगले पर छापे के बारे में बताना चाहता होगा, लेकिन हेलो के जवाब में इतनी गलीज गाली सुनाई दी कि मेरा दिमाग भक से उड़ गया। मैंने रिसीवर कान से हटा लिया। मेरी आवाज सुन रहे हो हरामजादे? दारा की आवाज अब भी मेरी समाज से टकरा रही थी। मेरी गर्दन पर चिंटियां सी रेंगने लगी। दारा कह रहा था, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब मुझे इस डायरी की भी परवाह नहीं। 2-3 दिन, सिर्फ 2-3 दिन इंतजार करो। तुम्हारी जिंदगी के दिन पूरे होने वाले हैं। अब तुम जिंदा नहीं रहोगे, बकते रहो, मैं सुन रहा हूँ। मैंने पुरसुकून लहजे में कहा, तुम्हारी वजह से मैं मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका हूँ। अब मैं तुम्हारा वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकता। 2-3 दिन और जिंदगी के मजे लूट लो, इसके बाद तुम्हारे लिए सब खेल खत्म हो जाएगा। दारा ने कहा, मैं बहुत अरसे से तुम्हारी ये धमकियां सुन रहा हूँ, अब कुछ कर भी चुको। मैंने कहा। जवाब में एक बहुत गलीज गाली सुनाई दी और लाइन मुनकता हो गई। मैंने भी रिसीवर रख दिया। मेरा ख्याल दुरुस्त निकला। मैंने थाई की तरफ देखते हुए कहा, दारा इस बंगले से फरार हो चुका है। वो तेल में फुल्की की तरह नाच रहा है। काश मैं इसे इस हालत में देख सकता। तुम्हारी ये ख्वाहिश जरूर पूरी होगी। तुम इसे इससे भी बदतर हालत में देखोगे, थाई ने कहा। इसी दौरान में जानकी अंडे और कॉफी बनाकर ले आई। 2 अंडे खाने के बाद मैं कॉफी पी रहा था कि इंस्पेक्टर चांगशू का फोन आ गया। तुम्हारा ख्याल दुरुस्त निकला। इस बंगले में कुछ नहीं मिला। वो कह रहा था, शराब की खाली बोतलें, कपड़े और कुछ और सामान बिखरा हुआ था, जिससे अंदाजा होता है कि वो लोग बड़ी अफरा तफरी में वहाँ से भागे हैं। मैंने पहले ही कहा था कि वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। मैंने कहा, अगर आप दारा और चीफांग तक पहुँचना चाहते हैं तो पहले इस हिंदू पंडित को तलाश करें। मेरा मतलब है मुरलीधर को। वो इन लोगों तक हमारी रहनुमाई कर सकता है। मार्टन रोड वाले बंगले की भी निगरानी हो रही है। वो औरत भी वहाँ से गायब है जिसके बारे में तुमने बताया था, लेकिन हम मुरलीधर को तलाश कर रहे हैं और अब इस गुंडे को भी तलाश किया जा रहा है जो गोल्फ कोर्स से फरार हो गया था। इससे हमें बहुत कुछ मालूम हो सकता है। इंस्पेक्टर चांगशू ने कहा। वो जिंदा तो नहीं, लेकिन हो सकता है इसकी लाश आपको कहीं मिल जाए। मैंने कहा, वो हमारी नजरों में आ चुका है।
दारा बहुत चालाक आदमी है। वो अपने ऐसे आदमियों को जिंदा नहीं छोड़ता जो दुश्मन की नजरों में आ जाते हैं, और वो गुंडा तो वैसे भी इसके लिए ज्यादा अहम नहीं होगा, वो तो एक मामूली सा मोहरा है। मैं चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बोला, एक बात बताना तो भूल ही गया। चंद मिनट पहले दारा का फोन आया था। इसने धमकी दी है कि 2-3 दिन में मेरी जिंदगी का चिराग गुल कर देगा। तुम्हारी हिफाजत का बंदोबस्त करना पड़ेगा। च्यांग शू ने कहा, मैं सुबह ही सादा लिबास में 2 आदमी भेज देता हूँ, वो दूर रहकर तुम लोगों की निगरानी करेंगे। इस मर्तबा मैंने कोई एतराज नहीं किया। चंद मिनट और बात करने के बाद मैंने फोन बंद कर दिया। काफी पीने के बाद भी हम देर तक बातें करते रहे, और फिर अचानक ही मुझे इस पिस्तौल का ख्याल आ गया जो गोल्फ कोर्स में वो गुंडा छोड़कर भाग निकला था। वो पिस्तौल कहाँ है थाई? मैंने इसकी तरफ देखते हुए कहा। मेरे पास है, थाई ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और उठकर अपने ट्राउजर में हाथ डालकर पिस्तौल निकाल लिया और इसे उलट पलट कर देखते हुए बोली, बेहतरीन चीज है और मेरा ख्याल है नया ही है। मैंने पिस्तौल इसके हाथ से ले लिया और इसे उलट पलट कर देखने लगा। ठीक है, इसे तुम अपने पास ही रखो, 1-2 दिन में इसकी जरूरत पड़ेगी। मैंने पिस्तौल इसे लौटा दिया। इस वक्त 2 बज चुके थे। थाई तो उठकर अपने कमरे में चली गई। मैं और जानकी देर तक बैठे बातें करते रहे, और फिर मुझे भी जमाइयां आने लगी। 2-3 दिन गुजर गए। दारा की धमकी के बावजूद हमारी सरगर्मियों में कोई फर्क नहीं आया था। पुलिस के 2 आदमी सादा लिबास में दूर रहकर हमारी निगरानी कर रहे थे। शाम को इनकी ड्यूटी बदल जाती, इनकी जगह दूसरे 2 आदमी आ जाते जो सुबह तक हमारे मकान के आसपास मौजूद रहते। मैं दारा की धमकी को महज गीदड़ भभकी नहीं समझा था, वो बुरी तरह झुंझलाया हुआ था। शिकस्त खोरदा आदमी जब झुंझलाहट में वार करता है तो ज्यादा खतरनाक होता है, और मैं जानता था कि दारा भी इस मर्तबा कोई ऐसी ही हरकत करेगा। पुलिस अभी तक ना तो मुरलीधर का कोई सुराग लगा सकी थी और ना ही इसे कोई और कामयाबी हासिल हुई थी। अलबत्ता मेरी ये पेशगोई दुरुस्त साबित हुई थी कि दारा इस गुंडे को खत्म कर देगा जो गोल्फ कोर्स से फरार हुआ था। इसकी लाश अगले ही रोज नेवन रोड के करीब एक वीरान जगह पर पड़ी हुई मिल गई थी। इसे पेशानी में गोली मारकर हलाक किया गया था। इस रोज शाम को हम संत सिंह को देखने के लिए अस्पताल गए तो चाची रजनी वहाँ मौजूद थी। उर्मिला भी आम तौर पर इस वक्त अस्पताल आ जाया करती थी, लेकिन इस रोज इसके छोटे बेटे को बुखार था जिसकी वजह से वो घर पर ही रह गई थी। चुनांचे जब अस्पताल से निकले तो ये प्रोग्राम बना लिया कि इनके घर से होते हुए चलेंगे। चाची रजनी भी हमारे साथ ही थी। उर्मिला हमें देखकर बहुत खुश हुई। हमारा प्रोग्राम तो चंद मिनट वहाँ रुकने का था, मगर उर्मिला और चाची रजनी ने हमें रात के खाने तक रोक लिया। हम 10 बजे के करीब वहाँ से निकले तो बैंको लेन स्ट्रीट पर वाक़या एक नाइट क्लब में रुक गए। हम बहुत अरसे बाद किसी नाइट क्लब में आए थे। एक इंडियन रकासा अपने फन का मुजाहिरा कर रही थी। हमें स्टेज के करीब एक मेज मिल गई और हम देर तक रक्स के इस प्रोग्राम से लुत्फ अंदोज होते रहे। इंडियन रकासा के बाद एक यूरेशियन रकासा स्टेज पर आ गई। वो सिर्फ जिस्म की नुमाइश के फन में माहिर थी। हम दूसरे हाल में आ गए। वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं रहा था। घड़ी देखी तो 1:30 बज रहा था। हम क्लब से बाहर निकल आए। ड्राइविंग की जिम्मेदारी इस वक्त मैंने संभाल ली थी। थाई मेरे साथ वाली सीट पर बैठ गई और जानकी पीछे हमारे मुहाफिजों की कार हमारे पीछे ही पार्किंग से निकली थी। हमारे दरमियान तकरीबन 20 गज का फासला था। इसके पीछे एक और कार भी पार्किंग से निकली थी, लेकिन मैंने ज्यादा तवज्जो नहीं दी। पार्क प्लाजा के करीब से ब्रासबाशी रोड क्रॉस करके हम नेशनल म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी की तरफ निकल आए। इस दोराहे से एक तरफ आर्चर्ड रोड शुरू होता था और दूसरी तरफ फोर्ट कैनिंग रोड। हमारी कार इस चौराहे पर पहुंची ही थी कि पीछे से आने वाली एक तेज रफ्तार कार फायरिंग करते हुए हमारे करीब से गुजर गई। स्टीयरिंग पर मेरी गिरफ्त ढीली पड़ गई। कार लहरा गई, लेकिन मैंने बड़ी फुर्ती से कार संभाल ली। इसके साथ ही मैंने मुड़कर जानकी फिर थाई की तरफ देखा। इन दोनों के चेहरों पर वहशत थी, लेकिन वो दोनों महफूज थीं। तब मुझे एहसास हुआ कि फायरिंग हमारी कार पर नहीं की गई थी, बल्कि वो जो कोई भी थे हवाई फायरिंग करते हुए निकल गए थे। पूरा ब्रस्ट मारा गया था। ये कौन लोग थे? पिछली सीट पर बैठी हुई जानकी ने कहा। इसके लहजे में खौफ नुमाया था। मेरा ख्याल है कि कोई और ही चक्कर है, मैंने जवाब दिया। अगर वो लोग हमारे पीछे होते तो हवाई फायरिंग के बजाय बराह रास्त हमें निशाना बनाते। थाई ने बड़ी फुर्ती से अपने परस में से पिस्तौल निकाल लिया था। वो पीछे मुड़कर देखने लगी। हमारे मुहाफिजों की कार भी तेजी से हमें ओवरटेक करते हुए गुजर गई। वो इस कार के पीछे गई थी जो फायरिंग करते हुए गुजर गई थी। मैंने अकबी मंजर पेश करने वाले आईने में देखा। बहुत दूर एक और गाड़ी आ रही
रही थी। मैंने कल्चरल थिएटर के करीब से कार एक जैली सड़क पर मोड़ ली। इस तरह फोर्ट कैनिंग रोड पर जाने की बजाय हम यूं ही गलियों में होते हुए अपने घर पहुंच सकते थे। 3-4 गलियों से गुजरने के बाद हम अपने मकान वाली गली में पहुंच गए। मैंने मकान के सामने पहुंचकर इंजन बंद कर दिया था। थाई ने पिस्तौल दोबारा पर्स में रख लिया था। वो और जानकी मुझसे पहले कार से उतर चुकी थी। मैं दरवाजा खोलकर बाहर उतर रहा था कि एक कार गली में दाखिल हुई। हम तीनों हेडलैंप्स की रोशनी में नहा गए। मैंने ज्यादा तवज्जो नहीं दी क्योंकि मेरे ख्याल में वो हमारे मुहाफिजों की कार थी। वो कार तेजी से आगे निकलकर रुक गई। मैं इस वक्त कार का दरवाजा बंद करके लाक में चाबी घुमा रहा था कि थाई की चीख सुनकर चौंक गया। वजदान बचो। मैं जल्दी से सीधा हो गया। 3 आदमी आगे वाली कार से उतरकर चीखते हुए हमारी तरफ लपक रहे थे। मुझे सूरत हाल की संगीनी का अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई। इन तीनों के हाथों में खंजर थे। एक मेरी तरफ आया, एक का रुख थाई की तरफ था और तीसरे का रुख जानकी की तरफ। मेरी तरफ आने वाला आदमी चिंगाड़ता हुआ हमला आवर हुआ था। इसने बड़ी फुर्ती से इसका वार रोका। बाएं हाथ से इसके खंजर वाली कलाई पकड़ ली और दाएं हाथ से इसके मुंह पर पंच मारने की कोशिश की, लेकिन इसने बड़ी फुर्ती से अपने आप को बचा लिया था। मैंने दूसरा हाथ भी इसकी कलाई पर जमा दिया और इसका बाजू मरोड़ने लगा और फिर इस वक्त अगली कार की तरफ से तारा की चीखती हुई आवाज सुनाई दी। आज तुम नहीं बच सकोगे हरामजादे, वो कह रहा था। मैं अगर चाहता तो रास्ते में तुम तीनों को गोलियों से छलनी कर दिया जाता, लेकिन मैं तुम लोगों को इस तरह मारना चाहता था जिस तरह तुम्हारे माँ बाप को मारा था, इस जगह तुम्हारे घर के सामने। वो एक लम्हे को खामोश हुआ, फिर चीखते हुए बात जारी रखी। रास्ते में वो हवाई फायरिंग इसलिए कराई गई थी कि तुम्हारे मुहाफिजों को हटाया जा सके। तुम लोगों को मैं यहीं पर घेरना चाहता था। तुम लोग मेरे घेरे में आ गए हो। अब तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बच सकेगा। वक्त अपने आप को दोहरा रहा था, लेकिन मैंने तय कर लिया था कि वो सब कुछ नहीं होने दूंगा जो कई साल पहले इसी वक्त इसी जगह पर हुआ था। मैं अपने हरीफ की कलाई पूरी कुव्वत से मरोड़ता चला गया। मैं इसके हाथ से खंजर छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, मगर खंजर पर इसकी गिरफ्त खासी मजबूत थी और फिर इसने अपने आप को इस तरह जोरदार झटका दिया कि मेरा एक पैर स्लिप हो गया। मैं लड़खड़ाता हुआ अपनी कार से टकरा गया। अब इसे मौका मिल गया था। वो मुझे दबाता हुआ खंजर को मेरे चेहरे के करीब ला रहा था। वो मुझसे ज्यादा कद आवर और ज्यादा ताकतवर था। मैंने भी पूरी कुव्वत से इसके हाथ को रोका हुआ था, मगर इसका हाथ आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा था। खंजर की नोक मेरी बाएं आंख से 2-3 इंच के फासले पर रह गई थी। एक मामूली सा झटका मुझे न सिर्फ एक आंख से बल्कि जिंदगी से भी महरूम कर सकता था। इसी लम्हे मुझे थाई की करबनाक चीख सुनाई दी और फिर दूसरी चीख गूंजी। मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि थाई किसी सूरत हाल से 2-4 हो रही थी। मेरी पुश्त कार से लगी हुई थी और मेरा हरीफ पूरे कद से मेरे ऊपर झुका हुआ था। खंजर की नोक मेरी आंख के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी। कोई लम्हा जाता था कि खंजर मेरी आंख में व्यवस्थ हो जाता। थाई की एक और चीख सुनाई दी। ये चीख पहले से ज्यादा खौफनाक थी। मैंने एक पैर मजबूती से जमीन पर जमाए रखा और दूसरा पैर उठाकर घुटने से हरीफ की टांगों के बीच में जरब लगाई। वो अपनी जगह से उछला। मैंने इसी जगह पर एक और जरब लगाई जो पहले से ज्यादा जोरदार थी। मेरा हरीफ चीख उठा। इसका जारहाना अंदाज रुखसत होने लगा। मैंने इसकी कलाई से एक हाथ हटाकर इसकी बगल में एक जोरदार घूंसा रसीद कर दिया। वो कम अज कम 1 फुट ऊपर उछला था। मैंने दूसरा घूंसा इसकी ठोड़ी के नीचे लगाया और इसे संभलने का मौका दिए बगैर घुटने से टांगों में एक और जरब लगा दी। इस मर्तबा वो बिलबिला उठा। खंजर के दस्ते पर इसकी मुट्ठी खुलने लगी और वो नीचे झुकने लगा। मैंने इसके हाथ से खंजर छीन लिया और संभल कर एक बार फिर इसकी टांगों के बीच में जोरदार ठोक कर रसीद कर दी। वो जिबा होते हुए बकरे की तरह बिलबिला उठा और दोनों टांगे हाथ के बीच में रखकर नीचे झुकता चला गया। मैंने इसकी खोपड़ी पर ठोक कर मार दी। वो चीखता हुआ पीछे उलट गया। इस वक्त थाई की एक और करबनाक चीख सुनाई दी। मैं अपने हरीफ से छीना हुआ खंजर संभालता हुआ इस तरफ लपका और फिर सूरत हाल देखकर मैं कांप उठा। थाई मकान के सामने गार्डिनिया की बाड़ पर पुश्त के बल गिरी हुई थी और एक आदमी इस पर झुका पे दर पे इस पर खंजर के वार कर रहा था। मैंने इस शख्स को बालों से पकड़कर पीछे खींचा और एक झटके से जमीन पर गिरा दिया और फिर स्ट्रीट लाइट की रोशनी में इसका चेहरा देखकर मुझे अपना दिल कनपटियों में धड़कता हुआ महसूस होने लगा। वो चीफ अंग था। रगों में मेरा खून उछलने लगा और फिर मेरे लिए अपने आप पर काबू पाना मुमकिन नहीं रहा। खंजर चीफ अंग के हाथ में भी था,
मगर मेरा हाथ बरकी रो से ज्यादा तेजी से हरकत में आया। मेरा चेहरा देखकर चीफांग की आंखों में वहशत सी उभर आई और फिर दूसरे ही लम्हे इसकी खौफनाक चीख फजा में फैलती चली गई। मेरा खंजर दस्ते तक इसके सीने में पेवस्त हो चुका था। मैंने एक झटके से खंजर को बाहर खींचकर दोबारा वार किया। दूसरी चीख पहले से ज्यादा खौफनाक थी और फिर मैं पे दर पे इसके सीने पर वार करता चला गया। फायर की आवाज सुनकर मैं जैसे होश में आ गया। थाई और चीफांग की चीखों की आवाज सुनकर शायद गली के मकानों से कुछ लोगों ने बाहर आने की कोशिश की थी और दारा ने इन्हें मुदाखलत से बाज रखने के लिए हवाई फायर कर दिया था। और फिर ठीक इसी लम्हे एक कार मोड़ पर गली में घूमी थी। इसके साथ ही दारा की चीखती हुई आवाज सुनाई दी, पंडित भागो। दारा ने अपनी कार की तरफ भागते हुए मेरी तरफ फायर कर दिए थे, लेकिन इत्तेफाक से मैं इस वक्त जमीन पर गिर गया था। दोनों गोलियां मेरे सर के ऊपर से गुजर गईं। दारा वाली कार का इंजन स्टार्ट ही था, वो एक जोरदार झटके से हरकत में आ गई। दारा हवाई फायर करता हुआ कार में बैठ चुका था। एक और आदमी दौड़ता हुआ कार के दरवाजे से लटक गया। मेरे हरीफ ने भी उठकर कार की तरफ दौड़ने की कोशिश की थी, मगर जानकी ने इस पर छलांग लगा दी और इसकी टांगों से लिपट गई। मैं खंजर चीफांग के सीने में छोड़कर थाई की तरफ लपका। वो गार्डिनिया की बाड़ पर पड़ी मछली की तरह तड़प रही थी। मैं थाई को उठाने की कोशिश कर रहा था कि आहट सुनकर तेजी से पीछे मुड़ा। वो चीफांग था जिसने अपने सीने में पेवस्त खंजर निकाल लिया था और मुझ पर हमला करने के लिए लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ रहा था। मैंने तेजी से घूमकर इसे किक रसीद कर दी। वो लड़खड़ा कर पुश्त के बल गिरा और फिर वो उठने के काबिल नहीं रहा था। मैंने जानकी को दोनों बाहों में भर लिया। वो खून में लथपथ थी। इसके सीने पर कई घाव थे जिनसे खून बह रहा था। गली में मुड़ने वाली कार ब्रेकों की तेज चिरचिराहट के साथ रुक गई। मैंने मुड़कर देखा, वो हमारे मुहाफिजों की कार थी। वो दोनों नीचे उतरे। एक जानकी की तरफ लपका जिसने एक हमला आवर की टांगों को गिरफ्त में ले रखा था। दूसरा मुहाफिज मेरी तरफ दौड़ा। मैं इस वक्त थाई को उठाने की कोशिश कर रहा था। थाई जख्मों से चूर थी। वो चीख उठी और फिर इसके होंठों से सरसराती हुई सी आवाज निकली, नहीं वजू। वो कह रही थी, मुझे मत उठाओ, मैं अब नहीं बचूंगी। तुम अपना ख्याल रखना। थाई की आंखें बंद हो गईं। नहीं थाई, मैं चीख उठा, आंखें खोलो, तुम इस तरह नहीं मर सकती। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। मेरा एक मुहाफिज दौड़ता हुआ मेरे करीब पहुंच गया था। थाई को देखकर वो भी बदहवास हो गया। क्या हुआ इसे? वो बदहवासी में अपनी बात पूरी नहीं कर सका और करीब पड़ी हुई चीफांग की लाश की तरफ देखने लगा। डॉक्टर, एम्बुलेंस के लिए फोन करो जल्दी। मैं इसकी तरफ देखकर चीखा, मैं थाई को मरने नहीं दूंगा, जल्दी फोन करो। मुहाफिज एक तरफ भाग गया। इस वक्त कई लोग घरों से निकल आए थे। चाचा जगजीत सिंह भी बाहर आ गया। सूरत हाल देखकर वो भी बदहवास हो गया। वजदान, थाई कहाँ हो तुम? जानकी की आवाज सुनकर मैंने गर्दन घुमाकर देखा। इसका एक हाथ पेट पर था जिससे खून बह रहा था। वो अपने हरीफ का मुकाबला करती रही थी, लेकिन खंजर का एक बार पड़ ही गया था। अगर वो मार्शल आर्ट से वाकिफ न होती तो शायद अपना दिफा न कर पाती और थाई की तरह वो भी जख्मों से चूर हो जाती। अमृता कौर, नरिंजन, देखो इन्हें क्या हुआ है। जगजीत सिंह चीखा, तुम इन्हें देखो, मैं अस्पताल फोन करता हूँ। वो दौड़ता हुआ अपने घर के दरवाजे में दाखिल हो गया। जानकी को अमृता कौर ने संभाल लिया और मैंने थाई का सर अपनी गोद में संभाल लिया। थाई, आंखें खोलो, देखो मैं हूँ। मैं बार बार थाई को पुकार रहा था। थाई ने आंखें खोल दी। इसने कुछ कहना चाहा मगर इसके होंठ फड़फड़ा कर रह गए। इसकी नजरें मेरे चेहरे पर मरकूज थीं और इन आंखों में क्या था मैं बयान नहीं कर सकता। ऐसी चमक मैंने इसकी आंखों में पहली मर्तबा देखी थी और फिर मुझे यूं लगा जैसे इसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई हो। हौसला रखो थाई, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैंने इस पर झुकते हुए कहा। थाई के होंठों पर मुस्कुराहट वाज़ेह हो गई। आंखों की चमक कुछ और बढ़ गई, लेकिन दूसरे ही लम्हे वो चमक बतदरीज मादूम होती चली गई और फिर वो आंखें वीरान हो गईं। थाई, मैं चीख उठा और कंधे पर हाथ रखकर इसे जोर जोर से हिलाने लगा। जानकी भी तड़प कर मेरे करीब आ गई और वो भी थाई को कंधों से पकड़कर हिलाने लगी। इतने में जगजीत सिंह भी वापस आ गया था और भी बहुत से लोग हमारे गिर्द जमा हो गए। हौसला रखो पुत्र, जगजीत सिंह मेरे करीब बैठते हुए बोला। मैंने फोन कर दिया है, एम्बुलेंस थोड़ी देर में आने ही वाली है। जानकी के पेट से खून बह रहा था, वो भी नडाल सी होकर एक तरफ को लुढ़क गई। जगजीत सिंह ने आगे बढ़कर इसे संभाल लिया। अमृता कौर और दो और औरतें थाई पर झुक गईं। अमृता कौर ने थाई को अपनी आगोश में ले लिया। दूसरी औरत झुककर थाई को देखती रही और फिर वो मेरी तरफ देखने लगी। ये जा चुकी है। एक आवाज
आवाज मेरी समाज से टकराई। नहीं, मैं एकदम चीख उठा और थाई को खींचकर दोबारा अपनी आगोश में समेट लिया। इसी वक्त सायरनों की आवाजें सुनाई देने लगी जो लम्हा बेलम्हा करीब आती जा रही थी और फिर 2 मिनट के अंदर अंदर 2 एम्बुलेंस और पुलिस की एक कार गली में दाखिल होकर रुक गई। पुलिस पार्टी का इंचार्ज एक चीनी सब इंस्पेक्टर था। इसने सूरत हाल का तजिया करने में ज्यादा देर नहीं लगाई। एक एम्बुलेंस में डॉक्टर भी मौजूद था। इसने थाई को देखा और 2 आदमियों को इशारा किया। वो मुझे वहां से हटाने की कोशिश करने लगे मगर मैं थाई से अलग होने को तैयार नहीं था। इन्होंने मुझे पकड़कर जबरदस्ती एक तरफ खींच लिया। डॉक्टर ने एक बार फिर थाई को देखा और फिर इसकी खुली हुई आंखें बंद कर दी। जानकी को एक एम्बुलेंस में अस्पताल रवाना कर दिया गया। मैं अपने आप को इन आदमियों की गिरफ्त से छुड़ाकर दोबारा थाई के करीब बैठ गया। इसका सर अपनी गोद में रखा और दाढ़े मार मार कर रोने लगा। थाई हमसे बिछड़ गई थी हमेशा हमेशा के लिए। सिंगापुर में बुद्ध के मानने वाले भी बड़ी तादाद में आबाद थे। थाई की आखिरी रस्मात बुद्ध अकीदे के मुताबिक अदा की गई थी। मैं फूट फूट कर रोया था। माँ बाप के बाद मुझे थाई ही से मोहब्बत मिली थी। इसी से मुझे ममता मिली थी। इसी से मुझे महबूबा का प्यार मिला था। वही मेरे लिए सब कुछ थी और अब सब कुछ मुझसे छीन गया था। जानकी सिंगापुर जनरल अस्पताल में थी जहाँ इसकी हिफाजत के लिए पुलिस का एक पूरा स्क्वाड मौजूद था। चीफ अंग की लाश 3 दिन तक अस्पताल के मुर्दा खाने में रखी रही थी और बिल आखिर एक रफाही इदारे के जरिए इसकी आखिरी रसूमात भी अदा कर दी गयी। जानकी के पेट, आंग और बाजू पर जख्म थे ताहम इसकी हालत खतरे से बाहर थी। मैं पुलिस की तहवील में था लेकिन मुझे बाकायदा तौर पर हिरासत में नहीं लिया गया था, इसलिए मुझे सलाखों के पीछे बंद भी नहीं किया गया था। जानकी ने जख्मी होने के बावजूद जिस तरह हिम्मत और जुर्रत का मुजाहरा करते हुए इस शख्स को गिरफ्त में लिया था वो काबिल तारीफ था। वो यूरेशियन था जो इससे पहले भी मुख्तलिफ जुराइम में मुलव्वस रहा था। इसे पुलिस की एक तफ्तीशी टीम के हवाले कर दिया गया था जो इस इदारे वगैरह को के बारे में पूछगिछ कर रही थी। इंस्पेक्टर चियांगशू पागल हुआ फिर रहा था। इन 2 पुलिस वालों को गफलत बरतने के इल्जाम में मुअत्तल कर दिया गया था जिन्हें सादा लिबास में हमारी हिफाजत पर मामूर किया गया था। लेकिन मेरे ख्याल में इनका कोई कसूर नहीं था। इनसे कोई गफलत भी नहीं हुई थी। रास्ते में जब वो कार हवाई फायरिंग करते हुए हमारे करीब से गुजरी थी तो वो यही समझे थे कि हम पर हमला किया गया है और वो हमें छोड़कर इस कार के ताक़ब में निकल गए थे और वो कार भी इन्हें चकमा देकर निकल गई थी और जब वो वापस आए थे तो हम पर क़यामत गुजर चुकी थी। और ये इंकशाफ तो दारा ही ने किया था कि मुहाफिजों को हटाने के लिए हमारी कार के करीब हवाई फायरिंग वाला ड्रामा किया गया था। पुलिस ने जजीरे से बाहर जाने वाले तमाम रास्तों की नाकाबंदी कर दी थी। एयरपोर्ट, मलाइशियन रेलवे स्टेशन, मलाइशिया की तरफ जाने वाली कश्तियों के घाट और बस टर्मिनल के अलावा काजवे पर मलाइशिया की तरफ जाने वाली टैक्सियों और प्राइवेट गाड़ियों की भी बड़ी सख्त चेकिंग हो रही थी। शहर में भी जगह जगह छापे मारे जा रहे थे। दर्जनों मुश्तबा अफराद को हिरासत में लेकर पूछगिछ की जा रही थी लेकिन दारा का कुछ पता नहीं चला था। दारा ने फरार होते वक्त किसी पंडित को आवाज दी थी और मुझे समझने में देर नहीं लगी थी कि वो पंडित मुरलीधर था, सिंगापुर में दारा का नया दोस्त जिसने इसे पनाह दे रखी थी। ये अंदाजा तो मुझे बैंकॉक ही में हो गया था कि दारा चीफ अंग से पीछा छुड़ाना चाहता था लेकिन वो इसके पीछे भी पहुंच गया था और यहाँ दारा ने इसे मुझसे बिड़ा दिया। बिल आखिर वो मेरे हाथों जहन्नम रसीद हो गया। पुलिस ने अभी तक केस की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार नहीं की थी। इंस्पेक्टर चियांगशू चूंकि बरसों पहले भी मेरे केस का इंचार्ज रह चुका था इसलिए ये केस भी इसके सुपुर्द कर दिया गया। चीफ अंग की मौत अगरचे मेरे ही हाथों वाकया हुई थी मगर खंजर पर मेरी उंगलियों के निशान नहीं थे। मैं चीफ अंग पर आखिरी बार करके खंजर इसके सीने ही में छोड़ दिया था और चीफ अंग ने अपने सीने से वो खंजर निकाल कर मुझ पर हमला करने की कोशिश की थी। इस तरह खून आलूद मेरी उंगलियों के निशान मिट गए थे और चीफ अंग की उंगलियों के निशान आ गए थे। पुलिस रिपोर्ट में मेरे खिलाफ कोई संगीन इल्जाम नहीं था। मैंने अपना दिफा किया था। इस तरह एक हमला आवर चीफ अंग मेरे हाथों मारा गया था लेकिन इसका भी कोई सबूत नहीं था। पुलिस रिपोर्ट में अगरचे मुझे क्लियर कर दिया गया था लेकिन मुझे शामिल तफ्तीश रखा गया था। मैं पुलिस की इजाजत के बगैर सिंगापुर से बाहर नहीं जा सकता था लेकिन जजीरे पर कहीं भी आमदोरफ्त के लिए पूरी तरह आजादी थी। 10 दिन गुजर गए। जानकी अस्पताल ही में थी। मैं इसकी देखभाल के लिए जगजीत सिंह की बेटी निरंजन भी मेरा साथ ही रह रही थी। मैं भी दिन में एक आध मर्तबा और रात को भी देर तक इसके पास बैठा रहता। मैं अकेले रहते हुए मुझे बड़ी
वहशत होने लगी थी। दिन किसी न किसी तरह गुजर जाता, मगर रात को तन्हाई में तरह तरह के ख्यालात मुझे घेर लेते। थाई का ख्याल मुझे बेचैन कर देता। इसकी याद से बाद औकात मेरे मुंह से बेइख्तियार सिसकियां निकल जाती। थाई ने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया था। वो मुलाकात से पहले बड़ी पुरसुकून और खुशहाल जिंदगी गुजार रही थी, लेकिन मुझे पनाह देकर वो मुश्किलात का शिकार हो गई। मेरे साथ वो भी अपनी जिंदगी बचाने के लिए भागती फिरती रही और बिल आखिर मेरी खातिर इसने अपनी जान दे दी थी। और जान की वो भी थाई से किसी तरह पीछे नहीं थी। इसने भी अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया था। मेरी खातिर मौत के मुंह में छलांग लगाई थी और अब भी वो मौत के मुंह से निकली थी। ये तो मैंने पहले भी तय कर रखा था कि दारा को किसी सूरत में जिंदा नहीं छोड़ना। वो अपने जुराइम की फहरिस्त में मुसलसल इजाफा करता रहा था और अब थाई को मुझसे छीन कर इसने अपने लिए मजीद मुश्किलात पैदा कर ली थी। और मैंने कसम खाई थी कि दुनिया के आखिरी सिरे तक इसका पीछा करूंगा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फ़ख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।